हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारा जो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आईसीटी के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास रहने वाली है हमारी आईसीटी की। इससे पहले हमने काफ़ी सारे जो है ना चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारी यूनिट्स जो हैं वो मैंने आपकी कवर करवा दी है। अगर किसी ने नहीं देखा है जाके तो आप उन सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ पे समझाती हुई गई हूँ। चारों ऑप्शन को मैंने आपको समझाया, यानी कि आपके क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस भी देख ली तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो यूनिट बाय यूनिट सबकी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा, पेपर आपका फिर बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट जो है वो तो ऑब्वियसली फिर अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप डेफिनेटली जाके उनको रेफर कर सकते हो। आप जाइए, उन सारी वीडियोस को देखिए, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में और शेयर भी कर दिया करो ताकि उनका भी विचारों का भला हो जाए। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। आज हम आईसीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है, स्पेशली यूजीसी नेट के बच्चों को, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है मैंने, हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको यहाँ पे ना ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की फ्री पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, वो सब मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। क्लासेस की सारी लिंक वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह हम सब यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो मेक श्योर दैट यू विल ज्वाइन बोथ द चैनल्स, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे क्लासेस की चाहे है ना, चाहे कोई क्लास की इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपकी कोई है ना करंट अफेयर की न्यूज़ है, कोई भी एग्जाम से जुड़ी अपडेट है, वो आपसे मिस ना हो। सो मेक श्योर कि आप दोनों चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन जो है आईसीटी का, उससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझाती हुई चलूंगी। ठीक है, अब मैं एक बात है ना, क्लास को शुरू करने से पहले सबको ही बताती हूँ कि जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या फिर जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताया करो कि मैम मेरे आज की क्लास में आपने 10 सवाल करवाए तो मेरे 5 सही हुए, या फिर 5 गलत हुए, या फिर 2 सही हुए। एक भी सही होता है तो बता दिया करो, एक भी सही नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, वो भी बता दिया करो, क्योंकि एक भी सही नहीं हुआ है तो आपने सीखा तो है ना कुछ। हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं सब जने, तो सब एक ही बराबर के हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के तो डेफिनेटली जाएंगे। तो आपके चाहे सही हो चाहे सही नहीं हो, आपको शर्माना नहीं है कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा, मैडम क्या बोलेगी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताया करो कि मेरे इतने सवाल सही हुए हैं या फिर इतने सवाल जो है वो मेरे गलत हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। यानी कि नियमों का एक समूह है जिसका इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करते समय पालन किया जाता है। वो क्या है, HTML, URL, HTTP या फिर ISP। क्या पूछा है, आपको बताना है कि नियमों का समूह है, इन चारों में से HTML है, URL है, HTTP है या फिर ISP है, वो क्या है, वो आपको बताना है कि एक नियमों का समूह है जिसका इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर जब हम करते हैं, कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह किसी के पास में भेजते हैं इंटरनेट पे, तो हम उन नियमों का उपयोग करते हैं। अब वो क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, URL है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या फिर ISP है आपका। तो सबसे पहली बात तो इन सबकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई मैडम इन सब की ये फुल फॉर्म्स है। चारों की फुल फॉर्म मुझे आप बता देना। नहीं पता है तो गूगल पे जाना, गूगल को तो सब कुछ पता है, उससे पूछ के और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। लेकिन बताना, इससे क्या होगा, आप खुद जाके चीज़ों को ढूंढ के सर्च करोगे तो खुद से चीज़ों को याद करने की जो अपनी एबिलिटीज़ होगी वो डेवलप होगी। ठीक है, तो ये चारों की है ना फुल फॉर्म क्या है वो मुझे कॉमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर सी जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने अभी इसकी फुल फॉर्म भी बोली थी कि भाई मैंने बताया कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसको हम इंटरनेट पे स्थानांतरित करते हैं, यानी कि उसका है ना ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते टाइम पे हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो वो क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जब हमको इंटरनेट के ऊपर कोई भी हमारी फाइल को ट्रांसफर करना होता है, तो फाइल को ट्रांसफर करते टाइम पे जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करते टाइम पे हम लगाते हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो
प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब है आपके रूल्स यानी कि रेगुलेशंस, कुछ नियम, और वो नियम जो हम इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफर करते टाइम पे लगाते हैं उसको बोलते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML URL ISP क्या है? फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? व्हाट आर द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग SSD रादर देन HDD? आपकी मेमोरी टाइप्स होती है, अपने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी। आई होप ये सारी चीजें जो है वो ICT के अंदर पढ़ ली होगी अभी तक तो, ठीक है। अब यहाँ पे SSD और HDD से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं आपकी, ठीक है। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। SSD आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता दी है। ICT में जो भी पढ़ते हो ना, अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी फुल फॉर्म पूछ ले किसी को भी नहीं पता है। कभी चैट GPT की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी SMS की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो कभी किसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। कैप्चा होता है, जब हम कुछ भी फिल करते हैं तो उसमें वो जो कैप्चा लिखा हुआ आता है उसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो कभी भी आप कुछ भी ऐसा टेक्निकल काम कर रहे हो और देख रहे हो ना कि यार ऐसा कुछ भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एग्जाम जो है वो आजकल काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने बोला ना कि चैट GPT की फुल फॉर्म पूछ ली, कैप्चा की फुल फॉर्म पूछ ली, तो ये सब तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई भी टर्म्स है तो वो आप देख लिया करो जरूर से, ठीक है। अब यहाँ पे SSD और HDD में अगर आपको डिफरेंस पता है तो इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे पूछा है कि HDD के बजाय SSD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के बजाय सॉलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? हम HDD के बजाय SSD का उपयोग क्यों करते हैं, उसका लाभ क्या है, वो आपको चारों ऑप्शन में से चूज करके बताना है। पहले बोला है SSD uses स्पाइनिंग डिस्क एंड इज दस मोर रिलायबल, कि भाई SSD स्पाइनिंग डिस्क का उपयोग करता है और इसका प्रकार अधिक विश्वसनीय है। SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो एक स्पाइनिंग डिस्क का उपयोग करता है, यानी कि SSD में एक घूमने वाली डिस्क जो है वो होती है और ये काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होती है बजाय HDD के। या फिर SSD इज कंसिडरेबल लाइटर एंड हैज़ अ लो पावर कंजम्पशन, यानी कि SSD जो है वो काफ़ी हल्की होती है और इसमें बिजली की खपत जो है वो भी कम होती है। क्या ये इसका फायदा है क्या? या फिर SSD एक्सेस डेटा कंसिडरेबली फास्ट, SSD डेटा को काफ़ी तेजी से एक्सेस करती है, यानी कि SSD जो है वो HDD के मुकाबले में तेज है, ये बोलना चाह रहा है कथन। और फिर आपसे है ना, अच्छा यहाँ पे 3 ही कथन दिए हुए हैं, चौथा कथन नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन कौन सा है, वो आपको यहाँ से चूज करके बताना है इन ऑप्शन में से। तो तीनों ऑप्शन देख लिए, आपको बताना है कि जो आपका SSD है उसका लाभ क्या है HDD के बजाय, ठीक है। HDD के बजाय हम SSD को क्यों यूज करते हैं, तो SSD का लाभ क्या है वो आपको चूज करके बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि SSD जो है वो काफी ज्यादा हल्की होती है, पावर को भी कम कंज्यूम करती है, और SSD जो है वो HDD के बजाय फास्टर भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, B और C जो करेक्ट आंसर। पहले में क्या बोला है, SSD में आपका स्पाइनिंग डिस्क होती है और ये आपका विश्वसनीय, आपकी रिलायबल होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, B और C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, B और C इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? किसी अन्य व्यक्ति के बैंक विवरण को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IMP इसको मार्क कर लेना। ये जितनी भी टर्म्स है ना यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, सब आपको पता होनी चाहिए। ये आपके मेलवेयर, आपके ICT में मेलवेयर नाम का टॉपिक दिया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी सारे मेलवेयर होते हैं, फिशिंग, स्पैमिंग, है ना, स्मिशिंग होता है आपका ट्रोजन हॉर्स होते हैं, काफी सारे आपके मेलवेयर्स होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़ लेना, आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगे हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछा है? एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल टू फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन अनदर पर्सन्स बैंक डिटेल इज कॉल्ड फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग। क्या पूछा है? अन्य व्यक्ति के बैंक वितरण को धोखाधड़ी से प्राप्त करने, है ना, ईमेल के माध्यम से जब हम किसी दूसरे इंसान के, है ना, बैंक डिटेल्स को धोखाधड़ी से, है ना, प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिशिंग कहते हैं, है ना, फार्मिंग कहते हैं, है ना, स्पैमिंग कहते हैं, या फिर आपका स्मिशिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको हम फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिशिंग क्या होता है? जब हम किसी, है ना, गलत तरीके से, किसी, है ना, ईमेल के माध्यम से, गलत तरीका भी किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से, जब हम गलत तरीके से धोखाधड़ी करके किसी की बैंक डिटेल को, या कुछ भी, जब हम ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करके किसी की डिटेल्स को अपनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? छीन लेते हैं किसी की डिटेल्स को, तो उसको हम
फिशिंग कहते हैं। ठीक है, फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं, किसी मेलवेयर का उपयोग करते हैं, धोखाधड़ी से किसी की डिटेल्स जो है उसको चोरी कर लेते हैं, पर यहाँ पे हम ईमेल का उपयोग नहीं करते, यहाँ पे हम कोई कोड भेजते हैं, कोई वेबसाइट की लिंक भेजते हैं। आपने देखा होगा काफी बार आपके फोन में आती है, इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको इतने का इनाम मिलेगा, तो वो कभी उसके ऊपर क्लिक मत कर लेना, वरना जितने पैसे हैं तो थोड़े बहुत बचे हुए होंगे वो भी चले जाएंगे बैंक में से। ठीक है, तो फिशिंग और फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिशिंग क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, अभी यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। दोनों ही आपके मेलवेयर के टाइप है, दोनों ही आपके क्या है, ऐसी चीज है जिससे आप धोखाधड़ी करके किसी के जो डेटा है उसको चुरा सकते हो। बस इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, जो फिशिंग है इसमें हम ईमेल का उपयोग करते हैं, हम कोई मेल भेजते हैं किसी इंसान को, उसको लगता है कि भाई ये तो कोई है ना हायर अथॉरिटी ने या फिर कोई है ना रियल पर्सन है उसने मेल भेजा है, वो उस मेल को या तो रिप्लाई करेगा या फिर इस मेल को ओपन करके देखेगा, तो फिर उसमें जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह होगी वो उसके पास में चली जाती है। और फार्मिंग में हम यहाँ पे कोड का यूज करते हैं या फिर किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं और कोई कोड आपके फोन में भेज देंगे, ओटीपी काफी सारे आजकल आते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भेज देंगे कि इसके ऊपर क्लिक करो तो आप है ना इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर आपको इतने का इनाम मिलेगा। तो वेबसाइट या फिर कोड का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्मिंग, और जिसमें हम ईमेल का उपयोग करके धोखाधड़ी करके किसी की डिटेल्स चुराते हैं उसको हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। स्पैमिंग क्या होता है, स्पैम काफी सारे बल्क में आपको जब ईमेल भेजे जाते हैं, आपने देखा होगा आपकी ईमेल जो है वो मतलब पूरा ऐसे फुल हो गया होगा, किससे, मेरा तो ईमेल जो है वो फुल हो जाता है। क्या होता है, जो भी हम किसी के ऊपर अगर सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आपका मिंत्रा हो गया या फिर कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है, आपने कहीं पे भी किसी को सर्च कर रहे हो, आपने अगर उसको सब्सक्राइब कर लिया तो वो उनका कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा, कोई भी वो है ना कोई नई चीज लॉन्च करेंगे तो वो आपके ईमेल के ऊपर भेज देते हैं। पर आपके पे क्या एक एक करके भेजते हैं, एक एक करके नहीं भेजते, वो जितने भी लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है वो उसको सबको ही वो ईमेल जो है वो भेज देते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम एक साथ में किसी को बल्क में ईमेल भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। ये भी आपसे सारे टर्म्स जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, स्पैमिंग। ठीक है, और स्मिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग जब हम एसएमएस के माध्यम से, एसएमएस आते हैं आपके फोन के अंदर, मैसेजेस आते हैं, तो एसएमएस के माध्यम से जब हम धोखाधड़ी करते हैं, एसएमएस के माध्यम से जब हम मेलवेयर का उपयोग करते हैं, वो होता है आपका स्मिशिंग। तो आई होप ये चारों ही टर्म्स आपको क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है फिशिंग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है फिशिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला सवाल आपसे पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला बोला है कि सीडीज एंड डीवीडीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, और दूसरा बोला है कि लेजर प्रिंटर आर मेड अप ऑफ अ प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ नोजल दैट स्प्रेज ड्रॉपलेट ऑफ लिंक ऑन टू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। यानी कि पहला कथन बोला है सीडी और डीवीडी को चुंबकीय है ना भंडारण उपकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। सीडीज और डीवीडीज को हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं, उसको है ना वर्णित करते हैं, किसके नाम से, चुंबकीय भंडारण उपकरण के नाम से भी, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी हम सीडी और डीवीडी को बोलते हैं। क्या, और दूसरा आपके जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में से एक प्रिंटर के प्रकार है, कितने है ना प्रिंटर्स के प्रकार होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कि प्रिंटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, जिसमें से एक प्रिंटर होता है आपका लेजर प्रिंटर। तो क्या पूछा है, लेजर प्रिंटर एक प्रिंट हेड से बने होते हैं जिसमें नोजल होता है जो अक्षर बनाने के लिए कागज पर स्याही की बूंदों को स्प्रे करके और फिर अक्षर को बनाता है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। अब ऐसे सवाल मैडम तुक्के से भी सही नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। सीडी और डीवीडी देख लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपका मेमोरी से। तो मेमोरी से काफी सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। प्रिंटर क्या होते हैं, कीबोर्ड वगैरह क्या होते हैं, माउस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लगते हैं, पर जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही डेप्थ में आते हैं। तो बच्चे जो है अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत है। सीडी और डीवीडी को हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस नहीं कहते हैं। और यहाँ पे बोला है लेजर प्रिंटर में हम यहाँ पे इंक का उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजर प्रिंटर जो है वो आपके यहाँ पे थर्मल और हीट का उपयोग करके कागज के ऊपर प्रिंट करता है, ठीक है, ना कि कोई इंक का उपयोग करके। इंक का उपयोग कौन करेगा, जो इंक वाला प्रिंटर होगा आपका वो इंक का उपयोग करते हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर जो है वो आपकी हीट का उपयोग करते हैं। वो यहाँ पे थर्मल या फिर जो है ना ताप होता है, ताप के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने एक एक अक्षर को है ना कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। वो होते हैं आपके लेजर प्रिंटर। तो दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू सी आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वेब 3.0। अब वेब 1.0 क्या होता है, वेब 2.0 क्या होता है, वेब 3.0 क्या होता है, ये सब आपको टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। क्या पूछा है, वेब 3.0 से जुड़े हुए 3 कथन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे कौन सा सही कथन है,
कौन सा करेक्ट कथन है वो आपको चूज करके बताना है। सबसे पहले बोला है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पुट्स यूजर डेटा एंड वेब कंटेंट इनटू यूजर्स हैंड। ठीक है, यानी कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। पहला बोला है कि वेब 3.0 तकनीक उपयोगकर्ता डेटा और वेब सामग्री को उपयोगकर्ता के हाथों में रखती है। दूसरा बोला है सेंट्रलाइजेशन इज अ कोर टेनेंट ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 में केंद्रीकरण होता है क्या, जानकारी का। और वेब 3.0 वर्ल्ड ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है, ट्रांजैक्शनल एंड बिजनेस विल थ्राइव इन कमिंग ईयर्स। यानी कि वेब 3.0 की दुनिया में आने वाली वर्षों में ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क, लेन देन और व्यावसायिक व्यवसाय पनपेंगे गए हैं। यानी कि आपका जो वेब 3.0 है वो आपका ब्लॉकचेन बेस्ड आधारित जो टेक्नोलॉजी होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। लेकिन ये जो सेंट्रलाइजेशन की बात बोली है ना यहाँ पे कि वेब 3.0 में जानकारी का केंद्रीकरण होता है, ये कथन आपका गलत है। बाकी दोनों ही कथन आपके सही है। यहाँ पे केंद्रीकरण ना होकर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होता है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होती है। वेब 3.0 में इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी के हाथों में है। ठीक है, और वेब 3.0 में क्या है, वेब 3.0 है ना, वेब 3.0 तकनीक उपयोगकर्ता डेटा और वेब सामग्री को उपयोगकर्ता के हाथों में रखती है। और वेब 3.0 में हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन्स का और इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो दो आपके ए और सी कथन सही है, पर बी ऑप्शन जो है, बी कथन जो है वो आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। आपके दो कथन दिए हुए हैं। इन्वेंटर ऑफ है ना वर्ल्ड वाइड वेब इज बिल गेट्स। जो आपका www है ना, www है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या इसका इन्वेंट जो है वो आविष्कार जो है वो बिल गेट्स ने किया है। और दूसरा बोला है IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ 128 बिट्स। ठीक है, तो आपके IP एड्रेस होते हैं, कितने एड्रेसेस होते हैं, IP एड्रेस होते हैं आपके मैक एड्रेस होते हैं। IP में भी आपके दो वर्जन होते हैं, IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4। ठीक है, IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ का उपयोग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल में 128 बिट्स का IP एड्रेस जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो आपका पहला कथन तो सही है, पहला कथन तो गलत है, पर दूसरा कथन जो है वो आपका सही है। पहला कथन में क्या बोला है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बिल गेट्स ने इन्वेंट नहीं किया है। किसने किया है वो मुझे कमेंट करके बताना। और दूसरा बोला है कि IP एड्रेस जो आपका वर्जन 4 वाला है इसके अंदर 128 बिट्स होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि IP एड्रेस जो वर्जन 4 है इसके अंदर कितने बिट्स होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। HTTP की फुल फॉर्म क्या है वो आपसे बतानी है, पूछी है सवाल में। हायर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, हायर टेक्निकल टेक्सुअल है ना टेक्सुअल प्लेटफॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैंक्युलेटेड प्रोसीजर्स। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी भी फुल फॉर्म वगैरह है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो जल्दी से याद हो जाएगी और आपके लिए इजी भी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। JPG का ग्राफिक फाइल है या फिर है ना TTF का वर्ल्ड टेक्स्ट फाइल है, वेव जो होती है वो क्या ऑडियो फाइल की होती है, और XE जो है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। JPG जो है वो आपका ग्राफिक फाइल है और है ना वेव जो है आपकी ऑडियो फाइल है, XE है ना EXE जो है आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन TTF जो है ये आपका गलत है, ये आपका इनकरेक्ट पेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी। जो आपकी डिजिटल मेमोरी है इसका आरोही क्रम में आपको यहाँ पे जमाना है। तो अगर डिजिटल मेमोरी की आपको पूरी हायरार्की पता है तो आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। अब हायरार्की क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है बिट, फिर आता है बाइट्स, बिट बाइट, फिर आता है आपका किलोबाइट, बिट बाइट किलोबाइट, मेगाबाइट है ना, गीगाबाइट, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पीटाबाइट। ठीक है, इतनी सारी और भी होती है, एक्साबाइट जीटाबाइट योटाबाइट, पर आपको एटलीस्ट इतनी तो याद ही रखनी है। यहाँ पे बोला कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगाबाइट पीटाबाइट गीगाबाइट और टेराबाइट, यानी कि मेगाबाइट पीटाबाइट गीगाबाइट और टेराबाइट, या फिर मेगाबाइट टेराबाइट पीटाबाइट और गीगाबाइट, या फिर गीगाबाइट
ठीक है। फिर मेगाबाइट, आपका पहले मेगाबाइट आता है फिर गीगाबाइट आता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट यही बताया मैंने आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन से नॉन वर्बल क्यूज है वो आपको यहाँ पे चूज करने हैं। कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम और शाब्दिक सुराग की पहचान आपको यहाँ पे करनी है। बोल्ड है, इमोटिकॉन्स है, इटैलिक है या फिर अंडरलाइन है, तो इमोटिकॉन्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है हमसे, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजर व्हाट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज अ कम्युनिकेशन। यानी कि विज्ञापन दाता के दृष्टिकोण से संचार के रूप में विज्ञापन की सफलता का अंतिम मानदंड क्या होता है, वो आपको चूज करके बताना है। द एड इज रिमेंबर्ड बाय द लार्ज जनरल पब्लिक, एड इज एक्सेप्टेड एंड इंटरनलाइज्ड बाय टारगेट ग्रुप, एड इज एस्थेटिकली लाइक्ड बाय लार्ज ग्रुप, या फिर एड इज डिस्कस्ड बाय टारगेट ग्रुप। ये आपका शायद कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे आईसीटी का नहीं है ये, पर ठीक है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि विज्ञापन दाता के दृष्टिकोण से संचार के रूप में विज्ञापन की सफलता जो है वो कब मानी जाती है। कोई अगर एडवर्टाइजर ने किसी को है ना कोई एडवर्टाइजमेंट दी है, कोई एड दी है, विज्ञापन दाता ने कोई विज्ञापन दिया है, तो उस विज्ञापन की सफलता हम कब मानेंगे। विज्ञापन को एक विशाल आम जनता द्वारा याद किया जाता है तब उसकी सफलता मानेंगे। लक्ष्य समूह द्वारा विज्ञापन को स्वीकार एवं आंतरिक रूप दिया जाता है तब उसकी सफलता मानते हैं। या फिर विज्ञापन को बड़ी आम जनता द्वारा सौंदर्य की दृष्टि से सौंदर्य की दृष्टि से पसंद किया जाता है तब उसकी सफलता मानते हैं। या फिर लक्ष्य समूह द्वारा विज्ञापन पर चर्चा की जाती है तब उसके हम क्या मानते हैं, सफलता मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एड इज एक्सेप्टेड एंड इंटरनलाइज्ड बाय द टारगेट ग्रुप। जब लक्ष्य समूह द्वारा विज्ञापन को स्वीकार एवं आंतरिक रूप दिया जाता है तब हम क्या करते हैं, विज्ञापन की सफलता मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। टोटल हमने 10 से 11 सवालों को यहाँ पे सॉल्व करा है। मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखा, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।